मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज मेरे युवा साथियों के लिए हम विशेष एक टूल्स लेकर के आए हैं। वो क्या टूल्स है, वो क्या सहयोगी है, वो क्या चीज़ें हैं। मित्रों, आप स्वर विज्ञान को यदि एक बार समझ लेते हैं और उसे फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी, क्योंकि तब हम अपने परीक्षा में आत्मविश्वास लवरेज रहेंगे और हमारा जो सुपर चेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, वे हमारी सहायक बनेंगे। पर ये बनेंगे कैसे? तो पहले तो फटाफट ही जान लीजिए, एक छोटी सी मार्ग है। यदि मेरा कोई परीक्षा में बैठने वाला पुरुष साथी है, लड़का है, और यदि वह लेफ्टी है, लेफ्ट हाथ से लिखता है, तो उसको दाहिना दाहिना स्वर उसकी चलती रहनी चाहिए। शुरुआत में एग्ज़ाम से पहले 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले उसका दायां स्वर चले। लेकिन मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उम्रदराज महिलाएं हैं, 30 साल के ऊपर के महिलाएं हैं, तो उनका भी सूर्य स्वर ही चलना चाहिए, दाहिना स्वर। लेकिन मेरी कोई बेटी 30 साल से कम है, 14 साल से बड़ी है और वह लेफ्टी है, यानी लेफ्ट हाथ का प्रयोग करता है, तब उसको उस वक्त अपने लेफ्ट सांस का प्रयोग करना चाहिए। तब उसका ये 5 मिनट तक, परीक्षा से पहले 5, 10, 15 मिनट तक वह बायां सांस चले। और मेरे मान लीजिए कोई पुरुष भाई है जो 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 अभी 25 साल से नीचे की अवस्था है, 25 साल से नीचे की अवस्था है, लेकिन उसके बीपी लो है। यदि उसका बीपी लो रहता है, वह थोड़ा सा मन उसका डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है, भय खाए रहता है, तब परीक्षा से पहले उसको भी अपनी चंद्र स्वर यानी कि बायां नासिका का स्वर चलानी चाहिए, सरल स्वर चलाने चाहिए। लेकिन मेरा कोई युवा साथी बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और राइट हैंडी है, मतलब दाहिना हाथ से लिखता है, तब भी से उसको चंद्र स्वर चलानी चाहिए। तो छोटी छोटी अलग अलग पैटर्न्स हैं, बातें हैं। हम इसको याद रखने के लिए हमें हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन हम आपको इसका बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं। बेसिक चीज़ क्या है? मित्रों, मैं उस समय मैं बिल्कुल जवान था, मेरा शरीर जवान था, मन भी जवान था, और मुझे भी लगा कि अब मैं ज़रा पीजी कर लिया हूँ, अब मैं भी अपना हायर एजुकेशन वाली तो हो गया, अब चलना चाहिए मुझे भी प्रतियोगी परीक्षा की तरफ। मैं पीएससी की परीक्षा की तैयारी करने लगा। तैयारी करते करते 3 माह बीत चुका था। इस 3 माह में मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कुछ चूक हो रहा है, मुझसे कुछ भूल हो रहा है। मैं जितना भी पढ़ूं, मैं जितना भी अभ्यास करूं, मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मैं अंदर से आश्वस्त नहीं हो रहा था कि हाँ, ये परीक्षा मैं निकाल सकता हूँ, ये तो मेरे लिए इजी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे भीतर से नहीं आ रहा था। यद्यपि मैं बाहर से दोस्तों से बोलता था, परीक्षा निकालना कोई बड़ी बात है क्या यार, ये एग्जाम्पल को निकाल लेंगे, कितने एग्जाम निकालते हैं, इसको भी निकाल लेंगे। तो मित्रों, होता क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है या प्रत्येक प्रतियोगी जो होता है, उसकी अलग अलग बनावट होती है। बनावट का मतलब क्या है? चेहरा से नहीं है, उसकी अलग अलग स्वभाव की बनावट होती है, उसका अलग अलग डीएनए होता है, वे अलग अलग परिस्थितियों से ऊपर उठ कर के आए होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो नितांत गरीब रहता है, आर्थिक तंगी रहता है, लेकिन उसके पूर्वज बड़े अमीर आदमी रहते थे, तो उसका जीवन शैली, सोचने की शैली, जीने की शैली, परीक्षा दिलाने की शैली बिल्कुल बदला होगा। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई बंदा सचमुच में कई पीढ़ियों से गरीब है, आज भी उसका पीढ़ी गरीब है और वो इस परीक्षा तक पहुंच रहा है, तो उसकी मानसिकता बिल्कुल अलग होगा, उसके अंदर का जो भय बिल्कुल अलग होगा, उसकी ख्वाब अलग होगा, उसकी चाहतें अलग होगी, उसके अंदर में कई तरह की बातें होगा जो उसको डिप्रेशन को ले जाता रहेगा। ऐसे ही मेरे कुछ बंदे हैं जिनके पास अमीर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, वो शौकिया तौर पे पढ़ाई करते हैं, फैशनेबल पढ़ाई करते हैं और वो परीक्षाओं में भी बैठते हैं, और उसके मन में कई तरह की उनके पास पावर है, मनी पावर है, मसल पावर है, पॉलिटिकल पावर है और अपने रिश्तेदारियों की पावर है। ऐसे मेरे बहुत से युवा साथी होते हैं जिनके रिश्तेदारी, उनके पूरे फैमिली में सब बड़े बड़े नौकरी में होते हैं, सब हायर एजुकेशन में रहते हैं। और मेरे कई युवा साथी ऐसे होते हैं जिनके घर में खूब संपत्ति वाले होते हैं, यद्यपि कोई बड़े नौकरी में नहीं होते, लेकिन धन संपदा की कमी नहीं होता, अथाह होते हैं।
मेरे कई युवा साथी ऐसे होते हैं जिसके घर में उसके पिताजी उनके पढ़ाई को लेकर के बड़े प्रेशर डालते रहते हैं। वो स्वयं से पेपर नहीं दिला रहते हैं, स्वयं से एग्जाम नहीं बैठे होते हैं। वे चाहते तो कुछ दूसरा बनना है, लेकिन अभी घर के दबाव में, प्रेशर में दूसरा परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं। मैंने बहुत से युवा साथी को देखा कि वो बनना चाहते थे कलेक्टर और बन गए शिक्षाकर्मी। और मैंने बहुत से ऐसे युवा साथी से भी देखा जो पहले बन गए थे तो शिक्षक बन गए थे, टीचर्स बन गए थे, लेकिन उनके मन में आया यार मुझको भी करनी चाहिए, और वो एग्ज़ाम निकाल लिए। मेरे एक एसडीएम मित्र हैं। वो एसडीएम मित्र पहले शिक्षक थे, प्राइमरी का शिक्षक था। उन्होंने बड़ी स्वेच्छा से शिक्षक जॉब चुना था, लेकिन उनके घर में बड़ी प्रेशर आया, उनके परिवार वालों के साथ प्रेशर बना कि आप शिक्षाकर्मी में, आप शिक्षक में कब तक संतुष्ट रहोगे, नहीं आपको भी करनी चाहिए। तो कहा है तो मेरे साथ तो इतना विद्वता कि मैं कर सकता हूँ। और उन्होंने मेहनत किया 4 साल मेहनत किया, और उसके बाद वो आज एसडीएम है। लेकिन अभी भी उसको लगता है कि मेरा जिंदगी शिक्षक था तो मैं बहुत खुश था, मैं आनंद था, संतोष था, प्रेम था। हाँ, बस उसमें पैसा कम था। अलग अलग सबका मोटिव होता है। लड़कियों के लिए अलग समस्या है, लड़कों की अलग है। तो गांव से जो पहुंचे रहते हैं शहर की ओर, और गांव का जो बंदा जो तैयारी करता है एग्जाम की, उसकी मनोदशा अलग होता है। मैं चूंकि मूलभूत गांव से रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइशी गांव है, मेरी जन्म है गांव है, मेरा पालन पोषण भी गांव में हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा भी गांव से ही हुआ। मैं छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ के निकला था। मैं ज़मीन में बैठ करके और स्कूल की लिपाई पुताई करके बैठने वाले टाट पट्टी और फट्टी, यानी एक छोटे छोटे कपड़े में बिछा करके बैठ करके, और हम ढिबरी यानी चिमनी में पढ़ाई करने वाले, कंडिल में पढ़ाई करने वाले, हम उस गांव से पढ़ के निकले। हमें मालूम है हमारी मानसिकता, हम किस तरह से परिस्थिति से जूझते हैं, और हमारी परिस्थितियां हमें किस तरह से तोड़ती रहती है, हमारा मनोबल किस तरह से हमारा गिरते रहता है, और हमारे मन में कभी इतना आत्मविश्वास भी नहीं आ पाता कि मैं उनके मुकाबले खड़ा हो पाऊंगा। ये एक फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला बच्चा, एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाला बच्चा, एक लाखों रुपए की गाड़ी में चलने वाला बंदा, और मैं कहाँ पुराने साइकिल में, खटरा साइकिल में चलने वाला, पैदल चलने वाला एक झोला छाप, जिसके पास एक ठीक से झोला ना हो, और ऊंचे ऊंचे जिनके पास ड्रेस है उनके ऐसा लगता है कि जब वो निकलते हैं तो वाकई ये कलेक्टर है क्या। और हमारी ड्रेस ऐसा होता है, हम नए से नए और महंगे से महंगे भी पहन ले तो कितना पहनेंगे मित्र, हम तो उसके मुकाबले में भी नहीं दिखते। तो सबसे शानदार तरीका क्या हो सकता है? मैंने बहुत चिंतन किया। 4 माह तक की मेरी तैयारी चल रहा था। यद्यपि मैं कोई कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ता था, मैंने जीवन में कभी ट्यूशन नहीं लिया, ट्यूशन लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। क्यों? मेरा ट्यूशन का मास्टर मुझे क्या बता देगा? मेरे अंदर जो चीज़ रहेगी वही तो बता पाएगा। मेरे अंदर में यदि आत्मबल नहीं है तो मेरा ट्यूशन का मास्टर क्या कर सकता है? मेरे अंदर में यदि सही विचार नहीं है तो मेरा ट्यूशन का मास्टर क्या कर सकता है? मेरा यदि मॉडल सही नहीं है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, और क्या मैंने कंप्लीट रूप से सोचा है कि मैं किस पद में जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पोजीशन का क्या करूँगा, फिर उस पैसे के क्या करूँगा, फिर अपने परिवार में क्या करूँगा, फिर मैं अपने देश के लिए क्या करूँगा। मैंने क्या कंप्लीट मॉडल बनाई है क्या अपने सक्सेस के लिए? मैं जिस एग्ज़ाम में बैठना चाहता हूँ, जिस परीक्षा में बैठना चाहता हूँ, वो परीक्षा मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है? क्या मैंने इसको वास्तविक समय पर तैयारी किया था? अब मित्रों, एक मामूली सी बात है, मुझे जन्म लेना था तो मैं अपनी माँ के पेट में आया ना, फिर एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनते बनते मल्टीप्लाई होते होते मुझे 9 महीना लगा। 9 माह के बाद मैं कंप्लीट रूप से डेवलप होकर के मैं इस संसार में बाहर में आया। उसमें भी माँ को पेन से गुजरना पड़ा। कितने पेन से गुजरना पड़ा? जन्म और मृत्यु का सवाल, एक का जन्म का सवाल, दूसरे का मृत्यु का भय। बच्चा जन्म ले रहा है और माँ मृत्यु के करीब जा रहा है। बच्चा जन्म लेता है और माँ मृत्यु के करीब जाता है। इसलिए जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जच्चा बच्चा दोनों यदि स्वस्थ है तो बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं। इतनी पेनफुल, जब एक मामूली सृजन होता है तो उसको मित्रों समय का इंतजार करना पड़ता है। मुझे पीएससी में बैठना है यदि, और मैंने अपनी 9वीं की पढ़ाई मटर गश्ती में निकाल दी है,
अपने 10वीं की पढ़ाई मटरगश्ती में निकाल दी है, अपने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई में बड़ी लापरवाही बरती है, और मिडिल स्कूल तो हमने पढ़ते पढ़ते न जाने क्या हो गया था, हमको समझ ही नहीं कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई का क्या महत्व है, एजुकेशन क्यों चाहिए, फिर मैं नौकरी करूँगा तो क्यों करूँगा, फिर कितनी बड़ी नौकरी करूँगा, फिर मैं ज्ञान प्राप्त के लिए पढ़ रहा हूँ कि नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ कि घर के लोग कह रहे हैं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। वाई, क्या उद्देश्य है आपका? यदि उद्देश्य क्लियर नहीं है आपका मिडिल क्लास में, तो आपकी आधी प्रतियोगी परीक्षा तो आप वहीं हार गए मित्र। और बच्चे खुश गया 9वीं क्लास में जब आते हैं, तब तो फिर आप अपने हार्मोन्स के प्रभाव में आकर के सारी चीजें भूल जाते हैं, फिर आप अपने शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं, फिर आप अपने चेहरा में जरा ब्यूटी श्यूटी और स्मार्ट बनने के चक्कर में आ जाते हैं, जरा अपने ऐसा कपड़ा को दिखाते हैं, ऐसा जरा बाजुओं को दिखाने में लग जाते हैं, जरा अपनी कलर को ठीक करने में लग जाते हैं, जरा अपनी बाल को ऐसा चेहरा वहरा को इसमें लग जाते हैं, और फिर आ जाते हैं फिर आपका डिस्को बार, खिस्को बार, ये करो वो करो, और फिर बच गए तो फिर लवेरिया में फंस गए, उसमें बच गए तो फिर अब कैरियर में फंस गए, अब कैरियर की बीमारी हो, अब कैरियर का बुखार आ गया, आप तो इधर उधर समय निकाल लिया, अब हो गया स्नातक पीजी करते, अब 12वीं के बाद आपका कैरियर नामक मलेरिया जैसे एक भयानक डेंगू जैसे कोविड जैसे एक बीमारी से घिर गए, अब कैरियर बन जाए, हाई कैरियर। अब नौकरी पा जाओ नौकरी पा जाओ नौकरी पा जाओ करते करते आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन की, ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन की, वहाँ किया, लेकिन वास्तविक जहाँ आपको बीज बोना था आपने नहीं बोया कि इस नौकरी का करोगे क्या जरूरत है आपकी, फिर इसका प्रतिफल क्या होगा, आपका पूरा जीवन भर का क्या डिजाइन बनाया। तो सबसे पहले मेरे युवा साथी, मैं आपको बता रहा था, जब मैं अपनी पीएससी की तैयारी कर रहा था तो 4 माह बाद मैं अपने जीवन में पुनः लौटा, मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। मेरे साथियों ने कहा अब क्या कर रहे हो, मैं बोला कि नहीं, अब मुझको इस साल पीएससी की फॉर्म नहीं भरना है और न परीक्षा में बैठना है। तो बोले क्या करोगे, बोला मैं इस साल मैं गर्भ में जाऊंगा, मैं अपने गर्भ में जाऊंगा और पहले तो ये देखूंगा क्या वाकई मैं उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं, क्या तैयारी है मेरी, पहले भीतर की तैयारी हो जाए मित्र, फिर बाहर का तैयारी हो जाएगा। तो भीतर की तैयारी क्या होगा, तो मेरे कई साथियों ने बहुत हंसी मजाक उड़ाया, खूब हंसे, खूब इधर उधर की बातें की, और तब मैंने कहा कि मित्र आप बहुत रटते हो, आपका मस्तिष्क उसे याद करता है, आप जानते हो ये मस्तिष्क का रटने की भाषा क्या है, कैसे पहचानता है अक्षरों को, कैसे याद कर लेता है। हमारे उस समय में इस कंप्यूटर को हम नहीं जानते थे, मोबाइल वगैरह तो हमारे समझ से बाहर का चीज़ था, क्योंकि हमें कल्पना भी नहीं था कि कभी इस संसार में इस टाइप का कोई यंत्र आएगा मोबाइल नाम का, और जो पूरी दुनिया बदल कर रख देगी। हाँ, फोन दूर से देखते थे, एसटीडी पीसी होता था या एक टेबल में रखा हुआ फ़ोन होता था जिसको घुमा घुमा करके नंबर लगाते थे, और बहुत मुश्किल से हलो हलो हो पाता था, उसमें हमको ज़्यादा उम्मीद था नहीं। मित्रों, हो सकता है कि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। तो मैंने अपने जीवन में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमने अपनी प्रतियोगी परीक्षा दिलाने से पहले हमने क्या किया अपने जीवन में बदलाव, हमने अपने जीवन में एक चीज़ बदलाव किया, हमने पहले तो अपनी पढ़ाई, अपनी बस्ता, सारी चीज़ों को हमने टांग दिया, खूंटी पे टांग दिया। अब हम 9 दिन तक का हम अपनी प्राणों की साधना की। अब कहेंगे प्राणों की साधना क्या है, तो मित्र 9 दिन तक का हमने क्या किया, हम सांसें लेते थे, 45-45 मिनट का हम सांस लेते थे, 45 मिनट हमने चंद्र सांसें लेते थे, बायां सांस, और उसके बाद हम 15 मिनट का रेस्ट करते थे, 15 मिनट की रेस्ट करते थे, और उसमें हम आकाश का ध्यान करते थे। फिर हम 45 मिनट का हमने सूर्य सांसें ली, और फिर हम 15 मिनट का रेस्ट किया, और उसके बाद 45 मिनट हमने दोनों नाक से सांसें ली, और फिर 15 मिनट का रेस्ट किया। ऐसा करके सुबह का एक लंबा वक्त हमने जाया किया, क्योंकि इसमें एक लंबा समय लगा। अब उसके बाद हम एक डायरी पकड़ लेते थे और फिर हम चुपचाप लेट जाते थे,
घर में हमने बता दिया था कि मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, तो खाना वाना तो होता था, रोटी वोटी खा लिया करते थे, थोड़ी थोड़ी खा लिया करते थे। और 9 दिन तक की हमने अपने आप को इस कठिन उपवास में हमने लगा दिया। खाते थे, ऐसा नहीं था कि पूरा हम नहीं खाते थे, खाते थे कम कम। हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने शरीर को, अपने अंतः स्थल को ऑक्सीजन देने का, अपने ब्रेन को सफाई करने में लगा दिया। हम 3-4 दिन तक जब हम ऐसा कर लिए, तो चौथा दिन मेरे अंदर से एक चिंतन उभरा कि पहले तो मुझको कंप्लीट डिजाइन बनानी चाहिए अपनी लाइफ की, कि मुझको मेरे जीवन में कब चाहिए धन और कितना चाहिए धन और क्यों चाहिए धन, मैं उस धन का क्या करूँगा। फिर दूसरा, मैं अपने जीवन में वाकई क्या बनना चाहता हूँ, अधिकारी, कर्मचारी, एक अच्छा इंसान, कि समाज में कुछ अच्छा करने वाला, कि सिर्फ अपने लिए जीवन जीने वाला, कि अपने परिवार के लिए जीवन जीने वाला, कि कल जब मेरा शादी हो जाएगा तो अपने बाल बच्चों के लिए मैं क्या करूँगा। फिर तीसरा चिंतन उभरा कि मैं पूरी ज़िंदगी जी लूँगा, इसके बाद तो मैं मरूँगा फिर कैसे, मेरे शरीर तो मरना तय है। आज मैं जी रहा हूँ, ठीक है, मैं हर दिन देखता हूँ कोई ना कोई मर जाता है, किसी न किसी का शरीर चला जाता है, और शरीर का क्या है, शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर तो मैं करूँगा, फिर मरूँगा कैसे, फिर उस मरने का मेरा प्रयोजन क्या होगा। फिर क्या मुझको तरह तरह की, मैं जीव जंतु देखता हूँ, कीड़े मकोड़े देखता हूँ, तरह तरह की चीज़ें देखता हूँ, वाहियात चीज़ें देखते रहता हूँ। और कई मित्रों को मैं देखता हूँ कि ड्रग्स ले लेते हैं और अपनी पूरी जवानी ख़त्म कर देते हैं। कई मित्रों को मैंने देखा कि उस समय मैं देखता था कि कितने बड़े बड़े कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और नशा में डूबे रहते हैं और पूरी ज़िंदगी लफाड़ू कर देते हैं और पूरी ज़िंदगी को गंजाड़ू कर देते हैं, फकाड़ू कर देते हैं, और इस तरह से पूरी लाइफ एक अजीब सी बिता देते हैं। क्या ये ज़िंदगी चाहिए। एक नौकरी पेशा व्यक्ति को मैंने देखा कि कितना रिश्वत लेता है, बाप रे बाप, हर बात पर रिश्वत। और रिश्वत को करता है क्या है, शाम को जाता है भट्टी में, जाता है दारू पीता है, घर वालों के लिए समझ जाता है, घर वाले भी तरह तरह की चीज़ें उपयोग करते रहते हैं। मैंने कई अधिकारियों को देखा कि वो कितने बदतमीजी से अपने कर्मचारियों से पेश आते रहते हैं, कितनी रौब झाड़ते रहते हैं, और उसके बाद जैसे मंत्री के पास जाते हैं तो दुम हिलाते रहते हैं, सैल्यूट मारते रहते हैं, खूब बेग भर पैसा लेते हैं और बेग भर पैसा लेके देते रहते हैं। मतलब एक डाकिया का काम है, इधर से लिया उधर दिया और बीच में अपना ले लिया, कमीशन ले लिया। तो पहले तो मैंने, मेरे चिंतन में उभरा और मैं सांसों का यह अपना नवरात्र व्रत करता रहा। सांसों का नवरात्र व्रत मैं इसलिए बोलता हूँ, आदमी भोजन नहीं करता है, वो अलग अलग तरह की सब लोग नवरात्रि करते हैं, तो मैंने अपनी नवरात्रि कुछ इस तरह से किया। और उसके बाद मेरे धीरे धीरे दिमाग में चिंतन उभरा, और उभरते हुए मेरे अंदर का सब कॉन्शियस माइंड और मेरे अंदर की सारी ऊर्जाएं, और जो जितना भी हमारी जो 7 चक्रे हैं और 5 कोश है और 7 मन है, ये सब में शुद्धि आना शुरू हो गया। क्योंकि हम प्राणायाम करते थे, खूब मात्रा में बढ़िया से आराम से करते थे, और वो ऑक्सीजन जाता था शरीर को, में फेफड़ा में, हार्ट में, और शरीर को, मन को, सब कॉन्शियस माइंड को और सुपर कॉन्शियस माइंड को फिर वो एक्टिवेट करने लगा। मित्रों, इस तरह से हम 7वें दिन पर इस डिसीजन में पहुंच गए कि हमको परीक्षा में तो बैठनी है पर नौकरी नहीं करनी है, यह नौकरी करनी भी है तो हमको इस तरह से लफाड़ू और फकाड़ू वाली नौकरी नहीं करनी है। करनी है तो ऐसा कि जिसको हम कह सके हाँ हम सेवा कर रहे हैं। और फिर एक उद्देश्य बना लिया, चलो हम भी अपनी मेमोरी को परखते हैं। ज्ञान क्या परखना मित्र, ज्ञानी व्यक्ति कभी IPS और PSC निकाल ले, ये मुश्किल वाली बात है। हाँ, जिसका मेमोरी पावर शानदार होगा वो जरूर निकाल लेगा। बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा निकालने का एक ही फार्मूला है कि आपका मेमोरी पावर तगड़ा हो जाए। आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, विवेकवान हैं, आज शानदार आदमी है, इसे कुछ लेना देना नहीं है प्रतियोगी परीक्षा निकालने का। ये वर्तमान में किसी भी कंट्री का प्रतियोगी परीक्षा निकालना है तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। वो याद रह जाए, एक पूरी याद की बक्सा रह जाए, और उसमें से कितना जल्दी आप अपने अलमारी में जो रखे हो मेमोरी की, वो कितना जल्दी उसका आंसर मिल जाता है, रेडीमेड आंसर। बस उस उत्तर को लिख मारो। बुद्धि का काम नहीं है, समझदारी का काम नहीं है, विवेक का काम रोल नहीं है। आप कितना नैतिक व्यक्ति उसका कोई रोल नहीं है, आप कितना धार्मिक व्यक्ति उसका भी कोई रोल नहीं है। कुछ रोल ही नहीं होता इस प्रतियोगी परीक्षाओं में। एक ही रोल होता है कि आपकी मेमोरी सही वक्त पर, सही तरीका में और सही टाइम पर और स्पीडली यानी गति से
वो आपके हाथों में उतर जाए और वो राइट लगा दे, टिक मार ले या फिर लिख दे। इतना ही अभ्यास करने के लिए आप कड़े परिश्रम करते हैं, जबकि यह तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए चुटकी बजाने की काम है। मेमोरी पावर तो सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। मेमोरी पावर को ब्रेक लगाने का काम, याद दिलाने का काम और फ्लो करने का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है मित्रों। तो यदि आप उसको आत्मविश्वास बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो यदि विल पावर में, तो निश्चित तौर से फिर आपके प्रतियोगी परीक्षा अच्छा चला जाएगा। ये मुझे मेरे अंदर से जानकारी हुआ, चिंतन हुआ। अब मैं अपने इस बात से आश्वस्त होने के लिए मैंने कई विद्वानों की राय जाननी चाहिए। तो लगभग विद्वान अपनी राय देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट करने लगे। सभी का मानना यह था कि एक ज़बरदस्त व्यक्ति जिसके पास एक माइंड पावर हो, जिसके पास समझ की पावर हो, जिसके पास सोच की पावर हो, वही व्यक्ति तो उच्च परीक्षाओं को निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा उन विद्वानों से कि मुझे ये बताइए, उसमें समझदारी का रोल कहाँ पर है, विवेक का रोल कहाँ पर है, आपकी नीति का रोल कहाँ पर है, आप बेस्ट आदमी का रोल कहाँ पर है। वहाँ तो सिर्फ ये है कि आप कपड़े कैसे पहन सकते हो, आप बोलचाल कैसे कर सकते हो, आपकी वाणी का प्रभाव क्या होगा, आपका माइंड का प्रभाव क्या होगा, आप इंटरव्यू में जाओगे तो उसको क्या दिखाओगे कि आप बहुत अच्छा आदमी हो, आप बहुत अच्छा सोचते हो, तब तो आपका रोल चला गया। आप ये दिखाओगे कि जो हमारी पुस्तकों में दी गई रूल्स है, उस रूल का पालन आप कैसे करोगे, किस तरह से उसके पालन कराओगे, किस तरह से आप अपनी रुतबा दिखाओगे, किस तरह से आप अपने को मेंटेन करोगे। यानी कि एक परफेक्ट जेंटलमैन, एक परफेक्ट स्मार्ट बॉय, एक परफेक्ट स्मार्ट गर्ल, यानी अपने आप को साबित करोगे अपने माइंड से, अपनी वाणी के प्रभाव से, अपनी बोलचाल से, अपने हाव भाव से। यानी बोलने की कला, मंच की कला, झांसा देने की कला और अपनी बात को मनवा लेने की कला और सुनने की कला और सुनाने की कला, लिखने की कला, आदेश देने की कला, ऑर्डर फॉलो करने की कला। ये छोटी छोटी बात तो है जिससे आप बड़ी बड़ी परीक्षाएं निकाल सकते हैं। इसके लिए अपने को मगजमारी करना क्यों, अपने को दिमाग खराब करना क्यों, अपने को बड़ी बड़ी हाई कोचिंग में जाना क्यों, अपने को बड़ी बड़ी ट्यूशन के चक्कर में फंसना क्यों। ये मेरे दिमाग में बात आ गया मित्र, आ तो गया। अब मैंने डिजाइन कर ली अपने लाइफ की, पहला काम मैंने किया। और दूसरा डिजाइन मैंने समझ गया अपनी माइंड की। मेरा माइंड का 3 स्तर जो हमारे लिए काम का आता है। एक अभी जो सोचता है, अभी जो देखता है, इन आंखों से देखता है। और मेरा माइंड का वह दूसरा आंख है जो मेरी बंद आंख करके बात देख लेता है और उसको समझ लेता है, एक बार पढ़ता है और उसको वह अपने को पक्का यकीन करके अपने अंदर मेमोराइज कर लेता है। और तीसरा माइंड का वह स्तर जो मुझे याद दिला देता है जब मुझे ज़रूरत हो, जितनी मात्रा में ज़रूरत हो, जिस वक्त ज़रूरत हो, उतने में ही मुझको याद दिला दे। 3 स्तर मैंने माइंड को समझ लिया। अच्छा, ये तीनों माइंड का आहार क्या है? तो एक माइंड का आहार तो प्राणायाम है। वाह, चलो एक का तो हम समझ आ गए कि भाई एक को खुश करना है, एक को बेहतरीन करना है, एक को शक्तिशाली करना है, एक को पावरफुल करना है, तो उसको ऑक्सीजन दो। ठीक, अब दूसरे माइंड का क्या है? तो दूसरा माइंड का है अवचेतन अवधारणा। अवधारणा है, अवधारणा मतलब क्या है कि अपने अंदर में अपने आत्मबल को ये बताना कि हाँ तुम ये जानते हो और तुम ये हो चुके हो। ये कहना नहीं है कि मैं होने वाला हूँ, मुझे परीक्षा में पास कर दो, मैं ऐसा नहीं। अपने को डिजाइन करना कि मैं, हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं अपने अंदर के उस सबकॉन्शियस माइंड को मुझे बताना होगा कि मैं कलेक्टर बन चुका हूँ, मैंने परीक्षाएं पास कर ली है और मैं तो परीक्षा फर्स्ट इतना शानदार पास किया है कि इंटरव्यू भी मैंने निकाल लिया है। वाह, अद्भुत है, मज़ा आ गया। मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मैं इस तरह से सेवा कार्य कर रहा हूँ, इस पैसे का मैं ये उपयोग कर रहा हूँ और मेरा घर परिवार भी खुशी है, जनता भी खुश है, सब कल्याण का काम हो रहा है। मतलब एक कंप्लीट डिजाइन करके अपने माइंड को बता देना। हमारा वह माइंड टाइम को नहीं जानता, काल को नहीं जानता कि अभी आप तैयारी कर रहे हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। उस अचेतन मन को यह मतलब है कि आप जो डिजाइन देख रहे हो, यानी जिसको हम स्वप्न बोलते हैं, ड्रीम। मेरे बहुत से युवा साथी को तो ड्रीम देखने नहीं आता, ड्रीम देखने नहीं आता, सोचने की तो बात छोड़ दीजिए। और जब उसको ड्रीम देखने नहीं आ रहा है तो रास्ता का चयन पहले क्या करेगा?
और जब उसको रास्ता का चयन नहीं हुआ तो चलेगा क्या? तो बस भेड़ के धसान चलते हैं, भेड़िए जिस तरह से चल गए वो भी चलने लगे, वो भी कोचिंग गए, वो भी ट्यूशन गए, वो भी परीक्षा में बैठ गए, वो भी एग्जाम की तैयारी करने लगे, वो भी करने लगे, वो भी करने लगे, वो भी करने लगे। कोई दूसरा कर रहा है इसलिए करने लगे, उसने प्राप्त की इसलिए कर रहे, यानी उसका अपना निजी स्वयं का राय क्या है ये अभी कंप्लीट नहीं है। स्वयं के प्रति उसकी अवधारणा क्या है उसे मालूम नहीं है। अभी स्वयं के प्रति वो कुछ जानता नहीं है, अभी वो कुछ मानता नहीं है, अभी कुछ उसका क्लियर नहीं है, कोई क्लियर स्पष्ट विजन नहीं है, उनका अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है, उनका अपना कोई विचार नहीं है, उनका अपना कोई जीवन जीने का स्टाइल नहीं है, उनका अपना कोई मरने का स्टाइल नहीं है, उनका अपना कोई धन कमाने का स्टाइल नहीं है, उनका अपना लाइफ का जो कह सके हाँ ये मैं हूं, यानी अपना हस्ताक्षर कर सके, ये मेरी हस्ताक्षर है। जैसे हम लोग पेन से कलम से किसी कागज पर हस्ताक्षर करते हैं, ऐसे ही जीवन में हम अपनी ऊर्जाओं से हस्ताक्षर करते हैं कि हाँ ये मैं हूं। जैसे लोगों ने मुझे गुरुजी कहना शुरू किया, गुरुजी कहना शुरू किया, वो मेरी हस्ताक्षर है कि लोग मुझे श्रद्धा से प्रेम से गुरुजी कहने लगे, और मेरा नाम मेरा सरनेम गायब हो गया, अब मैं बसंत गुरुजी हो गया। तो जो मैं गुरुजी बन गया ना वो मेरी साइन है मित्रों, वो मेरी साइन है। ऐसे ही आपको अपना एक साइन बनाना होगा, अपने लाइफ का एक साइन बनाना होगा, अपने विजन का एक साइन बनाना होगा, अपनी सोच का एक साइन बनाना होगा, और अपने विश्वास का एक साइन बनाना होगा। जिस क्षण आप इतना कर लेते हैं उसके बाद आपके जो सांसें हैं वो आपका स्वयं से साथ देगा। आपको फिर ये जो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैं परीक्षा में बैठ रहा हूं तो मेरी कौन सी स्वर चल रहा है। फिर स्वर आपको बेहतर बनाने में जुट जाएंगे और वो टाइम के अनुसार से स्वर आपका अपना स्वयं पोजीशन ले लेगा। जैसे कहते हैं ना ऑटोमेटिक, आजकल तो बहुत सारी चीज़ ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक तो हमारे अंदर का जो ऑटो सजेशन है उसको हमको ठीक करना पहले पड़ता है मित्र। लेकिन मेरे युवा साथी वो ये चाहते हैं कि परीक्षा के समय गुरुजी आप ये बता दो मेरा कौन सी नाक चले तो मैं परीक्षा में उत्तम कर लूँ। मित्र यह एक ऐसा है, आपके थोड़ी से सहयोग के लिए ठीक है कि आप अभी डरे हुए हो तो आपकी डर कम हो जाए, अभी आप भयभीत हो तो आपका भय कम हो जाए, आप घबराहट में हो तो आपकी घबराहट जरा कम हो जाए, अभी आप क्या से क्या हो जा के सोच रहे हो वो कम हो जाए, डिप्रेशन आपका कम हो जाए, उतने तक का तुरंत का सहयोग मिलेगा मित्र। लेकिन यदि आप कंप्लीट प्राणायाम करते हो, परीक्षा की तैयारी से पहले अपनी तैयारी करते हो, एग्ज़ाम की तैयारी करना सबसे बड़ी कला है, और जिस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो उस एग्ज़ाम के बाबत संपूर्ण ज्ञान होना तैयारी का सबसे पहला हिस्सा है। यदि आपने सही ढंग से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए हो तो तैयारी ही आपको विजेता बनाता है। परीक्षा अंतिम हाल का जो विजेता बनते हैं वो वास्तव में वो तैयारी, वो पहले दिन का तैयारी उनको विजेता बना देता है। तो मित्र मैं आपको बता रहा था, मैंने अपनी इस तरह से कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर साल भर तक की मैंने उस तमाम परीक्षाओं का पैटर्न देखा कि और मैं विगत 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा किया और तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर इकट्ठा किया और उन सब का आंसर देखता गया, खोजता गया और उसको बाय बाय कहता गया, देखता गया, खोजता गया, बाय बाय कहता गया। मैं कभी लौट के वापस नहीं आया कि मुझे दोबारा देखना है, तिबारा देखना है। और फिर एग्ज़ाम में बैठ गए, हो गया, निकाल लिया। मेरे मित्रों ने कहा अरे भाई आपकी बड़ी पहुंच पावर है क्या, आपने तो बड़ी परीक्षा शानदार निकाल लिया। मैंने कहा हाँ मित्र मेरी पहुंच तो बड़ी है। तो किससे है? मैं बोला गाड से है, अपने आप से है, अपने भीतर के आत्मबल से है, अपने अंदर की वो ज्ञान से है, अपने भीतर की मस्तिष्क से है जो सुपर पावर है। इससे जिसका कनेक्ट हो जाए उसको किसी से डरना क्या, उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम तो यूं निकालने की बात होती है। बस आप हो कि अपने सुपर पावर से आप जुड़ना नहीं चाहते, आप कोचिंग से जुड़ते हो, आप ट्यूशन से जुड़ते हो, आप डर से जुड़ते हो, आप भयभीत से जुड़ते हो, आप अपने अंदर में इमोशन से जुड़ जाते हो और मारे घबराहट के, मारे डर के, मारे भय के आपका जितना भी याद किया है, जितना भी रट्टा मारा है वो सब का सब गटमट हो जाता है और फिर लाइफ कटमट हो जाती है। राइट के स्थान पर फिर रॉन्ग हो जाता है और फिर हम डिप्रेशन में, फिर हम सोचते हैं बड़ी परीक्षा निकालना कठिन बात है। मित्रों चाहे मेरे 10वीं 12वीं का छात्र हो, कॉलेज का छात्र हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं का छात्र हो, यदि उन्होंने मेरी तरीका से नवरात्र व्रत करना सीख लिया,
साल में एक बार यदि वो कर लेता है और उस समय अपनी वो डिजाइन तैयार कर लेता है, अपना ड्रीम तैयार कर लेता है और उसके पीछे भी वह एक अपनी रास्ता बना के चलना शुरू कर देता है, निश्चित तौर से वो हर प्रतियोगी परीक्षा निकालता हुआ चला जाएगा। फेल होने का सवाल ही नहीं है, पिछलग्गू होने का सवाल ही नहीं है मित्र, क्योंकि वो आपके अंदर का टैलेंट है जो आपको बाहर लेकर के आ जाएगा। आपका सुपर पावर है अंदर में, उसको जानना है, उसको समर्पित होना है। तो सुपर कॉन्शियस माइंड को एक डिजाइन करके आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब कौन से सांस में इसको बताए, अब ये आता है हमारा, अब सहयोगी बनता है हमारा ईश्वर, हमारी सांसें। मित्रों, जब हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से जब बात करते हैं उस समय हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। धीरे धीरे से अपने सांस भरी और आपने उसी मार्ग से धीरे धीरे सांस छोड़ दी बिना कुंभक किए। आप 15 मिनट तक इस तरह से सांस लेते रहें। उसके बाद क्या करेंगे, जब अपने ड्रीम को देखेंगे तब आप चंद्र नाड़ी से सांस खींचेंगे और कुंभक करेंगे और उस कुंभक में आप अपने ड्रीम को देखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये सांसें भरी, अब मैंने सांसें बंद कर दी। अब मैंने सांसें बंद है, हमें इस तरह से हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरू में सबको ज़रूरत पड़ता है, आपको भी पड़ेंगे, लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपको इस तरह से सांसें लेने की, पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सांसें आपने भर ली, आपकी पूरी सांसें भर ली। अब आप वहाँ बंद करोगे। क्या करोगे, पेट को, मसल्स को टाइट कर दोगे, आपकी मूलाधार चक्र टाइट हो जाएगा, आपकी नाभि पर दबाव पड़ेगा, आपकी नाभि के केंद्रक में वायु का दबाव पड़ेगा, आपकी जो सांसें हैं वो कुंभक हो गया, अब गड़ा टाइट हो गया, टाइट हो गया उसको। अब वहां आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से कहोगे, अद्भुत, मेरा चेतन मन जानता है कि मैं कलेक्टर बन चुका हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ, मैं शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, अद्भुत तरीके से मेरा देश विकसित हो रहा है। आह, मेरे घर में खुशियाँ हैं, हमारे पर्याप्त तनख्वाह रहे हैं, इस तनख्वाह से मेरे घर में नए बिल्डिंग्स बन गए, मेरे परिवार उसमें खुशहाली है, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अद्भुत तरीके से घर में खुशी का वातावरण, ऑफिस में खुशी का वातावरण, मेरे अंदर में शानदार चीज़ें। और परीक्षा तो मैं निकाल ही चुका हूँ, एग्ज़ाम में मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरी पूरी परीक्षाएं शानदार निकल गया। वाह, अद्भुत तरीके से मेरे सुपर कॉन्शियस माइंड में मुझे हमेशा याद दिला देता है। मेरी सुपर कॉन्शियस माइंड हर वक्त मेरे साथ चलता है, वो मुझे याद करके याद दिला ही देता है। मैं जो भी पढ़ा लिखा रहता हूँ, मेरे शिक्षक जो भी पढ़ा रहते हैं, मैं कहीं से जो भी पढ़ लिया होता हूँ, मेरा सुपर कॉन्शियस माइंड उसे याद रखता है और उस याद को सही वक्त पर, सही टाइम पर, सही गति से वो मुझे याद दिला देता है, मेरी मदद करता है। धन्यवाद सुपर कॉन्शियस माइंड। मैं खुद को शुक्रिया देता हूँ कि मुझको ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया। आह, अद्भुत अद्भुत। मित्रों, मैंने एक मामूली डिजाइन बनाया आपको, जैसे आपने कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो कोई तहसीलदार की तैयारी है, कोई एसडीएम की तैयारी है, कोई अलग अलग विभाग की तैयारियां करते हैं, या कोई 12वीं पास होना चाहता है। मतलब आपको डिजाइन अपने हिसाब से तैयार करना है और आपको सब कॉन्शियस माइंड को ये आपको समझाना होता है। अब मान लीजिए मित्र, हमारे अंदर में बहुत भय है, हम हमेशा डरते रहते हैं, मेरा माइंड काम नहीं करता है, मैं थोड़ा देर पढ़ता हूँ फिर याद खत्म हो जाती है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ पर मन उचाट हो जाता है, मेरी मन बिल्कुल नहीं लगता, मेरा मन गटर मटर हो जाता है और इधर उधर मटर गश्ती में चला जाता है। तब हमको क्या करनी चाहिए, तब ऐसी स्थिति में हमें 5 मिनट का पहले चंद्र स्वर लें और उसको दाहिना से बाहर निकाल दें, फिर चंद्र स्वर हिले और हम इसको सूर्य से बाहर निकाल दें। 5 मिनट के परें और 45 मिनट तक हम सूर्य प्राणायाम करें। हमने ये अपने चंद्र सांसें बंद कर दी, हमने पेट से भरी और सूर्य से दाहिना से हमने सांसें ली और बायां से बाहर किया, कुंभक नहीं करना है, और फिर दाहिना से ही लेना है, आराम से लेना है और धीरे धीरे बाहर छोड़ना है।
इस तरह से आप 45 मिनट तक प्राणायाम कर लीजिए। उसके बाद अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कीजिए, और आपका मेमोरी बिल्कुल शार्प होता हो चला जाएगा। और अवधारणा तो आपको करना पड़ेगा। आपने पूरी पढ़ाई कर ली, अब रात्रि में सोते समय फिर अपने को वही जो हमने बोला है, अपने खुद से संवाद किया है, उसको बोलते बोलते ऐसा बायां करवट सो जाएं और उसको एक हाथ को छाती में लगा लें और उसी को इमेजिंग करते करते उसको देखें, मूवी की तरह देखें। जो ड्रीम है वो ड्रीम को आप अनुभव करो, महसूस करो, अंदर से महसूस करो। जिस दिन आप अंदर से महसूस कर लोगे, फिर उस दिन के बाद आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा निकालना चुटकी का खेल हो जाएगा। पहले तो मुंह से बोलना है, धीरे धीरे इमेजिंग करना है, और जिस दिन से आपको महसूस भर जाओगे, पूरे आपको ऐसा लग जाएगा कि हाँ हो गया, तो फिर मित्र आप इसको आराम से निकाल सकते हो। आप बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठे हो, सिचुएशन वही दिखेगा, आपका परीक्षाएं हो रही है और आपने निकाल लिया है अद्भुत तरीके से। ये आपको इमेजिंग करना पड़ेगा मित्र। ये तो हो गई छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको वास्तविक में प्राणायाम करके सीखना है। और अपने लाइफ को उस प्राणायाम में आप यदि 45 मिनट का समय निकालते हो, मेरे युवा साथी हो, मेरे प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हो, तो आपको करना क्या होगा? सिंपल सा ट्रिक है कि आपको जब भी एग्जाम होगा, आपकी सांसें आपको मदद करना शुरू कर देगा। कैसे करना है? 45 मिनट तो समय निकालना पड़ेगा। आपने सुबह उठा, आप 5 मिनट आपने बायां स्वर से आपने सांसें ली, वहीं से बाहर भी किया, सांसें ली, सांसें छोड़ दी। आपको 5 मिनट का या चंद्र स्वर सांसें लेनी है। फिर आपको आधे घंटे तक का सूर्य स्वर यानी दाहिना स्वर की सांसें लेनी है। बिना कुंभक के पूरा पेट में भरना है और धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इस तरह से आधा घंटा। अब हो गया 35 मिनट। अब क्या करना है आपको? 10 मिनट के लिए आपको अपनी सांसों को गर्म करना है। दोनों हाथ आप इस तरह से मुद्रा बनाएंगे, गोदी में रखें। अब जिसमें भी बैठे, कुर्सी में है, पालते में है, सुखासन में है, भद्रासन में है, वो आपकी इच्छा। अब आपको तेजी से सांस छोड़ना ही छोड़ना है, बाहर की ओर पूरी सांसें झटका से छोड़ना है। यानी जब छोड़ो तो पेट जो है वो पंप कर दे, ऐसा पेट झटका से पेट पे पड़े, आपका नाभि पीछे हिस्सा में पड़े और यहाँ से एक जो थायराइड से यहाँ दबाव पड़े और आपकी नाक यहाँ आपको खरखराहट और मिर्ची की जिस तरह से खरखराहट होती है, वैसे आपके नाक में एक अजीब से खरखराहट उत्पन्न हो जाएगा। आप उसको वो करना है। ये आपको करना है मित्र 10 मिनट। अब आपके पास बच गया 45 मिनट। आपका हो गया 35 और 10 45 मिनट हो गया। अब आप 15 मिनट के लिए आप शांत होकर के दोनों नाक से सांस लेते हुए आपको जो ड्रीम आप देखना चाहते हैं, जो आपका एक ड्रीम है जिसको आप पूरे का पूरा जब तक ड्रीम मिल न जाए अपना ड्रीम बदलना नहीं है। एक ही ड्रीम को शिद्दत से महसूस करना है, शिद्दत से महसूस करना है, महसूस से भरना है। अब आपका 15 मिनट अब आपका 15 मिनट खुली आंखों से ध्यान करना है। तो आंख खुली नहीं रखना है। जब हम खुली आंखों से ध्यान करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप अपने ड्रीम को महसूस करने की अभ्यास कर रहे हो, एक प्रयास कर रहे हो, उसे अपने रोम रोम में उतारने की प्रयास कर रहे हो। आप दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और गहरी से दोनों नासिका से सांस खींचेंगे और एक बार आप ओम की नाद करेंगे। ओम।
और मन में देखने की कोशिश करेंगे एक नीला आकाश, सूर्य का उदय, सूर्य के प्रकाश मेरे रोम रोम में। आपको अंदर से ऐसा बोलना है और बाद में हम महसूस करना है। मेरा मन स्थिर, शक्तिशाली, मेरा सब कॉन्शियस माइंड वह सब कुछ याद कर लेता है जो मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ या मास्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है। मैं किसी भी माध्यम से पढ़ूँ, मेरा सब कॉन्शियस माइंड याद कर लेता है। अद्भुत है। जब मुझे ज़रूरत होती है यह सब कॉन्शियस माइंड मेरी मेमोरी में आ जाता है और मैं उस पर लिखते हुए सफल हो जाता हूँ। अद्भुत। मेरे अंदर का आत्मविश्वास प्रबल है, मेरे अंदर की आत्मशक्ति प्रबल है। मेरा सुपर कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और मैं एक, मेरा असीमित प्रज्ञा, मेरी असीमित बुद्धि ब्रह्मांड की बुद्धि से एकाकार, ब्रह्मांड के सभी ज्ञान मेरे मस्तिष्क में और मेरा मस्तिष्क का सभी ज्ञान मेरे सब कॉन्शियस माइंड और मेरे सब कॉन्शियस माइंड का सभी ज्ञान मेरे मन से होते हुए मेरे हाथों में उतर आता है। अद्भुत है। मेरी कलम चलती है, सच ही लिखता है, जो यादें हैं बेहतरीन हैं। मैं खुद को धन्यवाद से भरता हूँ, खुशी है और मैं हर परीक्षाएं निकाल रहा हूँ अद्भुत तरीके से। आनंद से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, उल्लास से भरा हुआ मेरा जीवन है। आत्मबल से भरा हुआ लबरेज मेरा जीवन है। अद्भुत है। ऐसा आपको मित्रों मैंने बोल करके आपको बताया है, आपको शिद्दत से अनुभव करना है। पहले पहले आप रटिए, पहले पहले आप बोलिए, बोलते हुए आपको वह ध्यान में जाना है। इसको हम खुली आंखों का ध्यान बोलते हैं। और फिर अंत में आप फिर से वही प्रक्रिया दोहराना है। दोनों जब आपका 15-20 मिनट हो जाए, जब आपको लगे कि अब मुझको ध्यान से बाहर आना है, हो सकता है कि 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा आपको लग जाए, लेकिन हमने जो बताया वो प्रक्रिया आप धीरे धीरे करेंगे और समय का कोई नुकसान नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, उससे ज़्यादा आपका समय का सदुपयोग होगा। और अंत में आप क्या करेंगे, दोनों नाकों से फिर सांसें भरेंगे और फिर आप एक बार ओम का नाद करेंगे। ओम। और 3 बार आप हुंकार बीज मंत्र को कहेंगे। हुम हुम हुम, यस। और फिर अपने को चेहरा दर्पण में आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा, खुद का चेहरा दर्पण में देखें और खुद को कहें, वाह मजा आ गया, वाकई मजा आ गया। ऐसा आप कहने के बाद अपनी प्रक्रिया बंद करें। मित्रों, जब इतना आप रोज का रोज कर लेते हैं और आप यदि प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं तो एक कॉमन फंडा है इसका। यदि मेरी बहनें हैं तो उसको पहले आप उसको सूर्य सांसें लीजिए, ऐसा 5 बार खींचें और उसके बाद आप 5 बार चंद्र सांसें लेकर के आप परीक्षा में बैठ जाइए। और यदि मेरा पुरुष भाई है तो 5 बार पहले चंद्र सांसें ले और फिर सूर्य सांसें लेकर फिर परीक्षा में बैठ जाइए। और मेरा थर्ड जेंडर है तो उसको दोनों सांसें भरनी चाहिए 5 बार और फिर 5 बार चंद्र सांसें ले लें। अब मान लीजिए आप परीक्षा हाल में जा रहे हैं और कौन से सांसें लेना है आप भूल गए, तब क्या करें? अभी आपका मन घबरा रहा है, अभी आपका मन बेचैन है, अभी आपका मन बड़ी परेशान हो रहा है, तो आप देखिए कौन से सांसें चल रहे हैं। मान लीजिए उस समय आपके सूर्य सांसें चल रहे हैं, ऐसा देख लीजिए। तो आप जो सांसें चल रहे उसको बंद कर दीजिए, दूसरा सांसें लीजिए। मान लीजिए मेरी सूर्य सांसें चल रही है और मेरे अंदर में बेचैनी है, घबराहट है, तब मैं उस सूर्य सांसों को बंद कर दूं और जबरन की चंद्र सांसें शुरू कर लूं, फिर परीक्षा में बैठूं। अब देखना कितना मदद मिलेगा। और मान लीजिए मेरी घबराहट बहुत बढ़ी हुई है, मेरी बेचैनी अंदर में डिप्रेशन लग रहा है और मेरी चंद्र सांसें चल रही है, तो उसको बंद कर दो।
मतलब सीधा सा फंडा ये है कि जिस सांस पे आप बैठे हो वह नाक की सांसें आपको बेचैनी से भर रहा है, तब आप उसे बंद करो, उसका विपरीत सांसें लो। और लेकिन आप परीक्षा में बैठे हुए हो, आपका आत्मबल भरा हुआ है, आपको खुशी महसूस हो रहा है, आपको परीक्षा दिलाने में उत्साह महसूस हो रहा है, और जो सांसें चल रही है तो फिर उसी सांसों को चलने दीजिए, उसी सांस को आप गहरी सांस ले लीजिए, क्योंकि वो आपकी जो नेचर है, आपकी जो बायोलॉजी है, आपकी जो प्रकृति है, वो सांसें आपको बता रहा है। तो सीधे से फंडा है मित्र, जो आखिरी में मैंने बताया, इसको फॉलो करना। तो आपने वो 45 मिनट या घंटे भर का जो आपने योग नहीं भी किया है, तो कुछ तो मदद आपका हो ही जाएगा, लेकिन आपको बेस्ट करना है तो फिर आपको मेरी वाला नवरात्र व्रत करना पड़ेगा। यदि आपको बेस्ट करना है तो फिर आपको प्रतिदिन 1 घंटा अपने एनर्जी बैलेंस को, अपने अपने अंदर की सब कॉन्शियस माइंड को खुराक देना पड़ेगा। आपके अंदर की जो सुपर पावर माइंड है उसको आपको खुराक देना पड़ेगा। वहाँ आपको पहले तरोताज़ा करना पड़ेगा, वहाँ की सारी कार्बन जलाना पड़ेगा, वहाँ आपको ऑक्सीजन से लबरेज करना पड़ेगा। फिर आप जो पढ़ोगे, फिर जो लिखोगे, जो सुनोगे, जो समझोगे, वो याद हो ही जाएगा। शंका करने का सवाल ही नहीं है। फिर आप शंका मत करना, बार बार संदेह मत करना कि मेरा याद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब आप ऐसा शंका करते हो कि मेरा याद हुआ कि नहीं हुआ, तब सब कॉन्शियस माइंड कहता है आपका याद नहीं हुआ। लेकिन जब आप ये कहते हो मेरा तो याद है, मेरा याद हो गया, वाह वाह क्या मजा है, तब सब कॉन्शियस माइंड कहता है वाकई आपका याद हो गया है, और वो फिर आपको याद दिला देता है। तो मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड का खेल समझो, सबकॉन्शियस माइंड की आप प्रकृति समझो, आप सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी समझो, आप सबकॉन्शियस माइंड की बायोलॉजी समझो। जब ये समझ लोगे और उसके अनुरूप तैयारी करोगे, जब अपने को उसके अनुरूप चलाओगे, तब तो मजा आएगा। भैया आपका शादी है, एक दुल्हन जब सजेगी नहीं, एक दुल्हा जब सजेगा नहीं, बैंड बाजा बजेगी नहीं, बारात निकलेगी नहीं, धूम धड़ाका होगा नहीं, फटाके फूटेंगे नहीं, लोग नाचेंगे नहीं, लोग खुशी नहीं मनाएंगे, तो फिर शादी कैसे लगेगा। वैसे ही जब हम परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो अंदर के सब कॉन्शियस माइंड को लबरेज करो, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, अद्भुत तरीके से मन में खुशी छलकता हो, 100% यकीन हो कि आपने तैयारी किया, मजेदार तैयारी किया और मजा आ गया, खुशी खुशी आपने पढ़ाई की, दिल से पढ़ाई की, तसल्ली से पढ़ाई किया, मजेदार पढ़ाई किया, वाह, खुद से आपने अपने आप को भरपूर किया है, कोई बेईमानी नहीं किया, पूरी ईमानदारी से आपने अपनी मेहनत किया है, अपने भगवान की तरह आपने अपना श्रम किया है। मित्रों, जब मेरा किसान को अपने अपने पसीना जब निकालता है खेत पर, एक एक बूंद टपकाता है, तब कहता है जनवरी में मेरा फसल शानदार है। देखो क्यों? क्योंकि मैंने साल भर अपनी पसीना इस पर गिराया है, और पूरी मेहनत से गिराया है, और पूरे आत्मविश्वास से गिराया है कि मेरा धान का फसल शानदार होगा। और मित्र, उस किसान का धान का फसल शानदार होता है, गेहूं का फसल शानदार होता है, सब्जियां शानदार होती है, यानी जो भी फसल मेरा किसान वो लगाता है, आत्मविश्वास और मेहनत के साथ उसका फसल शानदार होता है। ऐसी मेरी बच्चे हैं, ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं, ऐसी पढ़ाई है बेटा, जिसने अपनी खेती सही समय पर किया है, सही बीज डाला है, सही रख रखाव किया है, सही निदाई गुड़ाई किया है, और सही तरीके से उसने अपनी फसल को रख रखाव किया और मेहनत किया है, उसका तो फसल शानदार आना ही आना है, आना ही आना है। फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।